हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज की इस वीडियोस में हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। अर्लियर वीडियोस में हमने नर्सिंग प्रोसेस और नर्सिंग असेसमेंट के बारे में देख चुके हैं, तो थोड़ा सा हम उसे रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था नर्सिंग प्रोसेस क्या है, जिसके अंदर हमने नर्सिंग प्रोसेस के अंदर जाना था आपका प्लानिंग हो गया, नर्सिंग डायग्नोसिस, सबसे पहले नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। ओवरऑल नर्सिंग प्रोसेस क्या है इसके बारे में देखा था हमने, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इसका पर्पस है, उसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है पूरे सिस्टमेटिक प्रोसेस का, असेसमेंट। तो असेसमेंट के बारे में हमने अर्लियर लेक्चर में देखा। असेसमेंट क्या है, इसका पर्पस क्या है और टाइप ऑफ असेसमेंट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डेटा, सोर्स ऑफ डेटा, मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। आज हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। सो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? नर्सिंग डायग्नोसिस मतलब अभी तक जो भी हमने असेसमेंट किया है और असेसमेंट के बेसिस पर, असेसमेंट के बिहाफ पर हम डेटा को गैदर करके और उसको फाइनल एक हम मतलब एक समराइज करेंगे, उसको एक हम स्टेटमेंट देंगे, एक नाम देंगे। जो भी हमने उसके सिम्टम्स वगैरह कलेक्ट किए हैं, जो भी हमने उसका इंफॉर्मेशन गैदर किए है, उसको हम क्या करेंगे, समराइज करके एक समरी, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। है, बहुत सारे हमने साइन सिम्टम, उसकी कंप्लेंट वगैरह सब कलेक्ट की और उस सबको कलेक्ट करके क्या करेंगे, हम उसको एक नाम देंगे, एक डायग्नोसिस देंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम, नर्सिंग डायग्नोसिस, राइट। तो नर्सिंग डायग्नोसिस इज अ समरी ऑफ स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे हम इसको, समरी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ, समरी ऑफ द स्टेटमेंट कॉज और बेसिस ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। उसके कॉजेस पर और बेसिस ऑफ जो भी आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम है, जो भी हमने उसकी चीफ कंप्लेंट है, प्रॉब्लम है, जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है, गैदर किया है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको समराइज करेंगे। दिस इज द नर्सिंग डायग्नोसिस। The specification of causes is very important in diagnosis. Example, ankle edema due to fracture। तो इसमें क्या होता है, आपका स्पेसिफिक आपका कॉज होना बहुत ज़रूरी है नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए। जैसे कि आपको एंकल में स्वेलिंग है, एडिमा है, तो वो किस रीजन की वजह से हुआ है ना। अगर वो इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग है तो उसमें आपका इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर वहाँ पर फ्लूइड का कलेक्शन हुआ है, तो मतलब किस रीजन की वजह से हुआ है उसको हमको मेंशन करना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका एडिमा हुआ है, एंकल जॉइंट पर आपकी स्वेलिंग हुई है, तो वहाँ पर आपका एडिमा को हम क्या बोलेंगे, इसमें हम उसका एक्चुअल कॉज क्या है, एंकल एडिमा ड्यू टू फ्रैक्चर। किसकी वजह से हुआ है, फ्रैक्चर की वजह से हुआ है, ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पस की वजह से हुआ है, एनी अदर रीजन आपका हो सकता है। तो वहाँ पर जो एडिमा हुआ है वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसको फ्रैक्चर हुआ था, फ्रैक्चर होने की वजह से वहाँ पर टिश्यू है उसके वियर एंड टियर हुए, उसकी वजह से क्या हो गया, टिश्यू का ब्रेकडाउन होने की वजह से वहाँ पर हो गया, उसको एडिमा हो गया, फ्लूइड का वहाँ पर फिल्ड हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एडिमा। तो एडिमा क्यों हुआ, एंकल एडिमा ड्यू टू, उसका रीज़न क्या है ना, कोई भी चीज़ हुई है तो उसके पीछे रीज़न क्या है वो हमको लिखना होता है। तो हमने क्या लिखा, एडिमा ड्यू टू फ्रैक्चर, एडिमा ड्यू टू फ्रैक्चर। तो एडिमा क्यों हुआ हमको, फ्रैक्चर की वजह से, तो वो हमको उसमें कॉज लिखना होता है नर्सिंग डायग्नोसिस में। अब डायग्नोसिस इज अनदर वर्ड में यदि हम इसे देखें तो डायग्नोसिस इज ए डिफाइन deliberate systematic process of data analyzing and synthesis that end with the clinical judgment। ठीक है, ये डेफिनेशन किसने दी, दुगास ने 1995 में। इन्होंने क्या बताया कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस डिफाइन एज डेलिब्रेट सिस्टमेटिक प्रोसेस। जो भी हमने उसको गैदरिंग किया इन्फॉर्मेशन, जो भी हमने उसका डेटा कलेक्ट किया, उसका चीफ कंप्लेंट, उसकी प्रेजेंट कंप्लेंट, पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, उसको क्या करना है हमको, सिस्टमेटिकली उसको क्या किया हमने, डेलिब्रेट सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ डेटा एनालाइजिंग एंड सिंथेसाइज ना, उसको एनालाइज करना है, उसको सिंथेसिस करना है, उसको एनालाइज करने के बाद, सिंथेसिस करने के बाद और उसको फाइनली क्लिनिकल जजमेंट देना, वो क्या हो गया हमारा डायग्नोसिस। मतलब जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया, जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको एनालाइज करके, सिंथेसिस करके, डेलिब्रेट करके, मतलब सब कुछ इसका
इवेल्युएट करके फाइनली उसको क्या करना है, एक क्लिनिकल जजमेंट, एक नाम देना, तो वो क्या होगा, डायग्नोसिस। जैसे आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट ने बोला कि मुझे हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है ना, जनरल वीकनेस हो रही है, फूंक नहीं लग रही है, स्वेटिंग हो रही है ना, और उसने बताया कि मुझे टेम्परेचर भी रहता है, तो आपने उसका टेम्परेचर चेक किया और सारा कुछ आपने कलेक्ट करके फाइनल डायग्नोसिस क्या बना दिया उसका, फिब्राइल इलनेस का, फीवर का, तो वो क्या होगा, डायग्नोसिस होगा अकॉर्डिंग टू सिम्टम, अकॉर्डिंग टू उसकी चीफ एंड प्रेजेंट कंप्लेंट के बेसिस पर, राइट। अब इसका अनदर डेफिनेशन है, इट इज़ another word में, it is means of diagnosis phase, the collected information is examined critically and pulled together to identify client's problem and strength। क्या इसका मतलब हुआ, डायग्नोसिस फेज में क्या करते हैं हम, द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज एग्जामिन क्रिटिकली, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया उसको क्या करते हैं हम, क्रिटिकली हम उसको एग्जामिन करते हैं और पुल टुगेदर टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड स्ट्रेंथ। एग्जामिन करने के बाद हम उसको पूरी जो भी हमने इन्फॉर्मेशन है सबको कलेक्ट करके उसको एग्जामिन करके क्रिटिकली उस पर थिंक करके और हम उसको सब कुछ को आइडेंटिफाई करके जो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसके भी यहाँ पे हम उसको डायग्नोसिस बनाते हैं, राइट। तो अनदर इसका डेफिनेशन है जो कि नंदा ने दिया हुआ है, नंदा मीन्स नॉर्थ अमेरिकन डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, ठीक है। तो कनाडा और अमेरिका ने मिलकर के एक डायग्नोसिस का एक लिस्ट निकाली है जिसका नाम है नंदा, और नॉट ओनली अमेरिका, और जब इसकी हुई थी, शुरुआत हुई थी तो अमेरिका और कनाडा में ये फॉलो होता था, अभी ओवरऑल वर्ल्ड में हर जगह हेल्थ केयर सेक्टर में सभी जगह नर्सिंग सेक्टर में फॉलो होता है ना। तो जैसे इसका थोड़ी सी लाइकिंग ज़्यादा बढ़ी और उसके बाद अभी एवरी नाउअडेज एवरीवेयर हम इसको फॉलो करते हैं ना, तो हर एक हॉस्पिटल में हेल्थ केयर सेक्टर में फॉलो होता है। तो जो अमेरिका ने और कनाडा ने मिलकर के एक डायग्नोसिस की लिस्ट दी थी, नॉर्थ अमेरिकन डायग्नोसिस ना, तो इसमें क्या होता है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, इन्होंने क्या बताया इनके अकॉर्डिंग। उसके पहले हम एक और डेफिनेशन देखते हैं, और तो इसमें क्या बताया इन्होंने, अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी ना। सबसे पहले तो क्या है, एक आपका क्लिनिकल जजमेंट अबाउट किसके बारे में, आपका कोई इंडिविजुअल पार्टिकुलर पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, या फिर कम्युनिटी के आपके मेंबर हो सकते हैं। रिस्पॉन्स टू एक्चुअल, उनका क्या रिस्पॉन्स है, उनकी हेल्थ को रिलेटेड रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ और लाइफ प्रोसेस, हेल्थ से लाइफ से प्रोसेस उनका क्या रिस्पॉन्स है ना। तो ये क्या हो गया, आपका डायग्नोसिस हो गया, उसके बिहाफ पे उसके बेसिस पे हम एक जजमेंट करते हैं किसी भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल से, फैमिली का, कम्युनिटी का, उनका एक्चुअल और पोटेंशियल उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या है, उनका कैसा उनका हेल्थ से रिलेटेड उनका रिस्पॉन्स है, उसके आधार पर नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड द basis for the selection of nursing intervention to achieve outcome for which the nurse is accountable। अब जो नर्स है, जो एक उसका एक आउटकम आना चाहिए कि उसने जो भी एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया है ना, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या करता है, एक हमको प्रोवाइड करता है बेसिस ऑफ सिलेक्शन, हमने जो भी उसका इंटरवेंशन सेलेक्ट करेंगे हम कि भाई डायग्नोसिस हमने बनाया और क्या हमको उसको इंटरवेंशन देना है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हमारा हेल्पफुल होता है। और अकॉर्डिंग टू जैसा हमने डायग्नोसिस बनाया उसके आधार पर हम क्या करेंगे, उसको इंटरवेंशन देंगे, और इंटरवेंशन से हम क्या करेंगे, जो हमारा आउटकम है वो हम अचीव करेंगे, जिसके लिए नर्स आपकी अकाउंटेबल रहेगी, उसको लेकर के वो मतलब जो आपने डायग्नोसिस बनाया उसके आधार पर जो आगे का उसका वर्क है वो उसके भी आपके पेशेंट को जो भी उसके बेसिस पर उसको केयर देगी, उसको मेडिसिन देगी, उसकी जो भी नर्सिंग प्रोसेस है वैसा वो वर्क करेगी। तो वो आउटकम को हम मतलब वो नर्स अकाउंटेबल रहेगी उसको अचीव करने के लिए, राइट। तो इन्होंने ये बताया। दूसरा डेफिनेशन है गॉर्डोन ने दिया जो कि 1976 में। तो इन्होंने क्या बताया, इनके अकॉर्डिंग 1976 डिफाइन नर्सिंग डायग्नोसिस एज अ एक्चुअल और पोटेंशियल, क्या है, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम विच नर्सेस बाय वर्च्यू ऑफ देयर एजुकेशन, राइट। तो ये क्या है, एक एक्चुअल और पोटेंशियल एक हेल्थ प्रॉब्लम होती है क्लाइंट की, पेशेंट की, और नर्सिंग इसको डिफाइन करती है, उसको एनालाइज करती है
उसके गुणों के आधार पर, उसके एजुकेशन, उसकी कैपेबिलिटीज़ के आधार पर। एंड एक्सपीरियंस आर द कैपेबल एंड लाइसेंस टू ट्रीट। और जो नर्स होती है उसका एजुकेशन हो गया, उसका वर्च्यूज के आधार पर, उसके जो कैरेक्टर है, गुण है, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर, जो उसकी कैपेबिलिटीज़ है उसके आधार पर जो नर्स है वो डायग्नोसिस बनाती है लाइसेंस टू ट्रीट। जो लाइसेंस नर्स होती है डिसीज को, डायग्नोसिस को ट्रीट करने के लिए। पर्पस क्या है इसका? फर्स्ट वन है एनालाइज कलेक्टेड डेटा। जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको क्या करना? एनालाइज करना, उसका आकलन करना, इवेल्युएट करना। देन टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स नॉर्मल फंक्शनल लेवल स्टेटमेंट। जो पर्सन है उसका जो फंक्शनल लेवल है, उसका स्टेटमेंट है वो कैसा है, उसको पता करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। देन टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। पेशेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कितना उसको हेल्थ प्रॉब्लम में कितना वो कैपेबल है खुद से, वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए। टू फॉर्मुलेट डायग्नोसिस वीकनेसेस। डायग्नोसिस की जो वीकनेसेस है उसको फॉर्मुलेट करने के लिए। एंड एक्चुअल एंड, अब इसके टाइप बताए हुए हैं तो टाइप से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम टाइप पढ़ेंगे। तो नंदा जो डायग्नोसिस है उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में सबसे पहले ये रिप्रेजेंट हुआ था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और पहले वहीं पर फॉलो होता था। पर आज के समय में ये हर जगह पूरे वर्ल्ड में हेल्थ केयर सेक्टर में हर जगह नर्सेस इसको फॉलो करती हैं। और इसमें क्या होता है, कॉमन टर्मिनोलॉजी, कॉमन लैंग्वेज होती हैं जो नर्स के लिए हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़फुल होती हैं और अपने नॉलेज के हिसाब से वो टर्म का हम यूज़ करते हैं, राइट। तो वो सिमिलर होती हैं, सेम हर एक कंट्री, हर एक जगह पर, हर एक कंट्री में वो सेम आपका एप्लीकेबल होता है, नॉट ओनली इंडिया या नॉट ओनली यूनाइटेड स्टेट, राइट। तो इन्होंने बताया कुछ फॉलोइंग पॉइंट इसके अंदर दिए हुए हैं, 3 पॉइंट। तो फर्स्ट इन्होंने बताया इस रीजन की वजह से नंदा इस लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस इज यूज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन ना। इसका लिस्ट क्यों हुआ? फॉलोइंग रीजन की वजह से इसको हर जगह एप्लीकेबल किया। तो फर्स्ट था इसका रीजन, हेल्प द नर्स टू लर्न, टीच एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर नर्सिंग यूजिंग कॉमन टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है जो कि आप नॉट इंडिया या नॉट अमेरिका, आप हर जगह इसको आप फॉलो कर सकते हैं। कॉमन आपकी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जो हर एक नर्स है या हेल्थ केयर प्रोफेशन है वही उनको जानते हैं और वही कॉमन टर्मिनोलॉजीज का हम यूज़ करते हैं नर्सिंग को सीखने के लिए, उसके बाद कम्युनिकेट करने के लिए और उस चीज़ को लर्न करने के लिए, राइट। तो हम अपनी जो मेडिकल लैंग्वेज होती है उसमें हम उसको कम्युनिकेट करते हैं। देन यूजिंग कॉमन टर्मिनोलॉजी इन्हांस द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर नर्सिंग। ठीक है, तो कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई, इसकी वजह से जो नर्सिंग है वो अपना इन्हेंस कर सकती हैं यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर नर्सिंग। एंड ऑल नर्सेस कैन वर्क टुगेदर टूवर्ड टेस्टिंग एंड रिफाइनिंग डायग्नोस्टिक कैटेगरी बाय आइडेंटिफाई असेसमेंट क्राइटेरिया एंड नर्सिंग इंटरवेंशन दैट नर्स कैन यूज इम्प्रूव नर्सिंग केयर। ठीक है, तो कॉमन टर्म की होने की वजह से और जो हमारे जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं, जो भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया वगैरह हो गया, जो भी हमने असेसमेंट किया है, तो सेम हमारा एप्लीकेबल होने की वजह से हम प्रॉपर उसके लिए इंटरवेंशन को हम प्लान कर सकते हैं और फिर हम उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। अब मेडिकल डायग्नोसिस एक होता है जो कि हमारा फिजिशियन डायग्नोसिस बनाते हैं और दूसरा आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम देखेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस और जो डॉक्टर फिजिशियन आपका डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस क्रिएट करता है जो हम फॉर्म करते हैं, और दोनों के बीच में हमारा क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे मेडिकल डायग्नोसिस और सेकंड हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। मेडिकल डायग्नोसिस, second नर्सिंग डायग्नोसिस। दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट डायग्नोसिस,
देन तो फर्स्ट क्या है मेडिकल डायग्नोसिस में क्या आएगा, इट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिसीज। ये किस पे फोकस करता है आपका, डिसीज को आइडेंटिफाई करने में, डिसीज को जानने के लिए। इट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग डिसीज। आइडेंटिफाइंग डिसीज एग्जाम्पल, टू ह्यूमन बींग में हैव सेम डिसीज ना, दो ह्यूमन बींग्स को, दो पर्सन है तो क्या हो सकता है, इनको सेम डिसीज हो सकता है। एग्जाम्पल, टू ह्यूमन बींग हैव सेम डिसीज। नर्सिंग डायग्नोसिस किस पे फोकस करता है, इट फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ह्यूमन रिस्पॉन्स। किस पे फोकस करता है, ह्यूमन रिस्पॉन्स। फोकस ऑन ह्यूमन रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल, टू ह्यूमन बीइंग विथ सेम डिसीज may have different response to disease. Two human being with same disease with same disease have different रिस्पॉन्स टू डिसीज। ठीक है, तो डिसीज क्या होती है, जैसे कोई हाइपरटेंशन हो गया, उसका फीवर हो गया, डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होगी, मेडिकल डायग्नोसिस ना। ये डिसीज को क्या बोलते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस। इसमें क्या होता है आपका फोकस ऑन आइडेंटिफाइड डिसीज। इसमें जो डिसीज है उसको फोकस करते हैं, जैसे मैंने बताया अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, ये उस पर फोकस करता है। अब जो दो पर्सन है, दोनों पर्सन को सेम डिसीज हो सकती है। किसी एक व्यक्ति को यदि फीवर है या निमोनिया है तो दूसरे व्यक्ति को भी सेम डिसीज हो सकती है। और नर्सिंग डायग्नोसिस किस पे फोकस करता है, फोकस ऑन ह्यूमन रिस्पॉन्स। अब जो ह्यूमन का रिस्पॉन्स है वो डिसीज को लेकर के, उसको मतलब कि क्या उसकी फीलिंग है, क्या उसका स्टेटस है, क्या उसको उससे सिम्टम या कंप्लेंट हो रही है। तो टू ह्यूमन बीइंग विथ सेम डिसीज, यदि दो व्यक्ति को सेम डिसीज है, दोनों को निमोनिया है, तो दोनों को सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं। किसी को यदि सीवियर निमोनिया है तो उसको एक्सेसिव ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, डिसेप्निया होगा, डिजीनेंस होगा ना। किसी को कम है तो उसको कम हो सकता है, या किसी को वो सिम्टम्स नहीं भी हो सकता है। तो हैव डिफरेंट रिस्पॉन्स है ना। और ये जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी, अकॉर्डिंग टू उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन, उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, दो पर्सन को जो रिस्पॉन्स है सेम डिसीज पर वो अलग अलग हो सकता है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस अलग है मेडिकल डायग्नोसिस से, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया। सेकंड पॉइंट में है इट stays the same as long disease is present if the patient diagnosed in case heart disease will have the same diagnosis throughout the hospitalization। ये क्या बोलता है कि पेशेंट मेडिकल डायग्नोसिस में पेशेंट यदि कोई एक मतलब फिजिशियन ने कोई उसको एक डायग्नोसिस बनाया, या पेशेंट आपका एडमिट हुआ था तो तब तक वो पेशेंट डिस्चार्ज नहीं होगा, तब तक वो हॉस्पिटलाइज रहेगा, उसको सेम डायग्नोसिस ही रहेगा ना। उसका डायग्नोसिस आपका चेंज नहीं होगा। जैसे कि उसको कोई हार्ट डिसीज का डायग्नोसिस बनाया हुआ है, पेशेंट को आपको हार्ट डिसीज का डायग्नोसिस फिजिशियन ने बनाया है, एट द टाइम ऑफ पेशेंट एडमिट हुआ था, तो तब तक वो हॉस्पिटलाइज होगा, उसको सेम डायग्नोसिस रहेगा। पर जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो क्या होगा, आपका चेंज होता रहेगा ना। इट रिमेन सेम
नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे कि फर्स्ट उसको हार्ट डिसीज का हमने डायग्नोसिस बनाया। इट मे चेंज फ्रॉम डे टू डे एज ह्यूमन रिस्पॉन्स चेंज, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट। ठीक है, तो ह्यूमन रिस्पॉन्स जैसा चेंज होगा डिसीज के अकॉर्डिंग, वैसा हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता जाएगा, चेंज होगा। जैसे हार्ट डिसीज का हमारे पास पेशेंट था, फर्स्ट डे जब वो एडमिट हुआ था तो हमने उसको डायग्नोसिस क्या बनाया, एंजाइटी का ना। एंजाइटी उसको हो रही थी बिकॉज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, बिकॉज ऑफ डिसीज कंडीशन। तो उसको क्या हो रहा था, रिगार्डिंग उसको डिसीज के बारे में एक कंसर्न था, क्यूरियोसिटी थी, इसकी वजह से क्या हो रहा था, उसको एंजाइटी फील हो रहा था। पर ज़रूरी नहीं कि सेकेंड डे भी उसको एंजाइटी हो। यदि आपने उसका कंसर्न उसका क्लियर कर दिया है, उसको आपने सारी चीज़ें समझा दी है, तो हो सकता है उसकी एंजाइटी थोड़ी सी कम हो जाए, है ना। या एक दिन पेन है तो ज़रूरी नहीं कि कल भी पेन होगा। तो पेन क्या हो गया, सिम्टम हो गया, वो हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। डिस्कम्फर्ट हो गया, पेन हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया ना, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। तो मेडिकल डायग्नोसिस सेम रहता है, पर नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू क्लाइंट के रिस्पॉन्स से वो हमारा चेंज भी हो सकता है, राइट। और थर्ड वन है ट्रीटेबल बाय फिजिशियन विद इन स्कोप ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, इसको ट्रीट कौन करता है, फिजिशियन करता है। डॉक्टर ने डायग्नोसिस बनाया तो ट्रीट भी कौन करेंगे, वो आपको मेडिसिन लिख के देंगे, वैसा हमको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीटेबल बाय फिजिशियंस ना, इसको कौन ट्रीट करेगा, फिजिशियन। ट्रीटेबल बाय फिजिशियंस इन हेल्थ केयर प्रैक्टिस। और नर्सिंग डायग्नोसिस को कौन ट्रीट कर सकता है, नर्सेस इसको आपकी ट्रीट कर सकती है। ट्रीटेबल बाय नर्सेस विद इन स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ट्रीटेबल बाय नर्सेस। ठीक है, जो नर्सिंग डायग्नोसिस मेडिकल डायग्नोसिस बनाते हैं वो हम किसके भी बेसिस पर बनाते हैं, उसकी ह्यूमन बॉडी में पैथोलॉजिकली कुछ उसको चेंजेस हुआ है, अगर बैक्टीरिया वायरस की वजह से कोई हमने ब्लड उसका रिपोर्ट कराया, स्ट्रक्चरल या पैथोलॉजिकल बॉडी में कुछ भी चेंजेस हुआ है, उसके बेसिस पर हम क्या बनाते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। किसके बेस पर, पैथोलॉजिकल चेंज। ठीक है, बैक्टीरिया वायरस अंदर इन्फेक्शन हो गया है, कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हुई है, तो पैथोलॉजी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, बेसिस पर हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं। और नर्सिंग डायग्नोसिस जो होता है, परसेप्शन ऑफ हिज ओन हेल्थ स्टेट, मतलब जो डायग्नोसिस तो उससे हुआ है, पर वो किस तरीके से अपनी हेल्थ की स्टेट को परसीव कर रहा है पेशेंट। परसेप्शन ऑफ ऑन हेल्थ स्टेट, पेशेंट अपनी हेल्थ स्टेट को किस तरीके से परसीव कर रहा है, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं। ठीक है, तो सेम डिसीज में किसी को ज़्यादा पेन हो सकता है, किसी को ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है ना, तो उसके बेस पर डिफाइन होता है। ठीक है, तो मेडिकल डायग्नोसिस में क्या रहती है, नर्स अपना इंडिपेंडेंटली कुछ भी पेशेंट को नहीं दे सकती है, जो भी डॉक्टर ने उसको मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब किया है उसको ही उसको देना पड़ेगा। तो इसमें नर्स क्या रहती है, डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, डिपेंडेंट होती है नर्स, जो भी डॉक्टर ने एडवाइस किया उसको फॉलो करना पड़ेगा। और नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होती है, नर्स इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसमें नर्स ने खुद डायग्नोसिस बनाया है तो वो उसको ट्रीट कर सकती है।
ठीक है। जैसे कि निमोनिया का डायग्नोसिस बनाए तो डॉक्टर ने जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो मेडिसिन हमको पेशेंट को देना पड़ेगा ना। डॉक्टर ने डायग्नोसिस बनाया और जो भी उसने मेडिसिन लिख के गया वो सेम हमको फॉलो करना पड़ेगा। पर नर्सिंग डायग्नोसिस हमने बनाया, जैसे सपोज दैट कि पेशेंट को आपका फीवर है, तो आपने क्या किया, उसको फीवर का आपने उसको डायग्नोसिस बनाया, तो फीवर को ट्रीट करने के लिए आपके हाथ में क्या है, आप उसे कोल्ड स्पंजिंग दे सकते हैं। जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन आपका प्रिस्क्राइब किया है, आपका पैरासीटामोल या जो भी मेडिसिन एंटीबायोटिक है, वो आप एप्लीकेबल कर सकते हैं, उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दे सकते हैं ना। तो इस तरीके से क्या होगा, उसका टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं, वाइटल साइन चेक कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो एक टाइम बाद रिड्यूस हो जाएगा। तो वो आपने जो प्लान किया है, पहले आपने डायग्नोसिस बनाया फीवर का, फिर आपने उसको क्या क्या केयर देना है वो आपने प्लान किया, फिर आप उससे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर एवेल्युएट करेंगे, तो आपका जो आउटकम है वो आपको रिसीव हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस का कौन कौन सा टाइप होता है। तो जो फर्स्ट टाइप होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर टू एक्चुअल है ना, फर्स्ट एक्चुअल डायग्नोसिस, सेकंड है आपका हाई रिस्क डायग्नोसिस, थर्ड है बैलेंस डायग्नोसिस, फोर्थ है सिंड्रोम। तो एक्चुअल डायग्नोसिस में क्या होता है आपका, एक्चुअल डायग्नोसिस मैनी डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक जजमेंट अबाउट क्लाइंट रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इसमें आपके एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी कंप्लेंट क्या है उसकी, तो एक्चुअल कंप्लेंट क्या है और पोटेंशियल उसको क्या क्या है, इसकी वजह से उसको हाई रिस्क हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो वो क्या हो गया आपका पोटेंशियल प्रॉब्लम। ये क्या होता है आपका एक्चुअल डायग्नोसिस। एंड टू द हेल्थ प्रॉब्लम इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ नर्सिंग असेसमेंट। जब आपके पास पेशेंट आया, आपने उसका असेसमेंट किया, और असेसमेंट जब आप कर रहे थे तो उसको क्या क्या एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम थी, वो क्या हो गया आपका एक्चुअल डायग्नोसिस। तो इसमें क्या क्या पॉइंट है, फर्स्ट में आता है आपका इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इनइफेक्टिव मतलब कि इरेगुलर है ना, या तो फिर वो एक्सेसिव हो सकता है या फिर कम हो सकता है, और जितना रेगुलर में उसको ब्रीथिंग लेना चाहिए उतना नहीं हो रहा। क्यों, रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिसीज, ऐसा भी हमको लिखना पड़ता है उसमें, जिसमें हम इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना, तो उसका कॉज भी हमको वहाँ पर लिखना है। तो हमने क्या डायग्नोसिस बनाया, ineffective breathing pattern related to respiratory डिसीज। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसीज उसे कुछ भी हो सकता है, आप डिसीज का नाम भी लिख सकते हैं, रिलेटेड टू निमोनिया, रिलेटेड टू अस्थमा, रिलेटेड टू एम्फाइसेमा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका इनइफेक्टिव ब्रीथिंग का जो पैटर्न है वो अल्टर्ड हो गया, इनइफेक्टिव हो गया। तो हमने डायग्नोसिस क्या बनाया, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न। जो डॉक्टर ने डायग्नोसिस बनाया वो क्या था, निमोनिया। तो अब वो निमोनिया की वजह से उसको क्या सिम्टम हो रहा है, उसका रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, इधर समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, तो इनइफेक्टिव ब्रीथिंग, जो उसका ब्रीथिंग नॉर्मल नहीं है उसमें अल्ट्रेशन आ गया, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग हुआ। क्यों हुआ, यहाँ पर हम डायग्नोसिस क्या बनाया, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू, मतलब किस रीजन की वजह से है, किस कारण से है, तो रेस्पिरेटरी डिसीज ऐसा लिख सकते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी डिसीज हम पार्टिकुलर हमको पता है कि उसको निमोनिया हुआ है या फिर अस्थमा हुआ है ना, तो वो उसका नाम हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, या फिर एम्फाइसेमा हुआ है, व्हाटएवर। तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो उसका रिस्पॉन्स क्या हुआ, डिसीज़ क्या थी उसको, निमोनिया। अब निमोनिया की वजह से उसका हेल्थ स्टेटस पे क्या रिस्पॉन्स हुआ, उसको ब्रीथिंग का जो पैटर्न था वो क्या हो गया, इनइफेक्टिव हो गया। तो हमने डायग्नोसिस क्या बनाया, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू किस रीजन से हुआ, तो आपका अस्थमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, या रेस्पिरेटरी डिसीज उससे कोई भी हो सकती है। अब दूसरा हम इसमें देखेंगे, दूसरा है आपका एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, दूसरा किसका, एंजाइटी। एंजाइटी क्यों है पेशेंट को, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है
तो उसको एंजाइटी हो रही कि भाई मैं कैसे ठीक होऊंगा, वापस से ठीक हो पाऊंगा कि नहीं, कितना पैसा खर्च होंगे, कितने दिन में ठीक होऊंगा, वापस से चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा, ना ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारे उसके माइंड में क्या हो रहा है, थॉट आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको एंजाइटी हो रही। तो हमने डायग्नोसिस किसका बनाया, एंजाइटी का। एंजाइटी कोई डिसीज नहीं है, सिर्फ उसका रिस्पॉन्स है, उसका एक सिम्टम्स है ना। तो हमने डायग्नोसिस किसका बनाया, एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन मतलब पेशेंट एडमिट है, भर्ती है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, उसको टेंशन हो रही है ना कि कैसा मेरा ट्रीटमेंट होगा, ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, है ना। कोई भी जब फर्स्ट टाइम बीमार होता है और हॉस्पिटल में जाता है तो उसको वैसे एंजाइटी टेंशन होता है ना कि भाई कैसे ठीक होगा, क्या होगा, कब तक भर्ती रहूंगा, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे उसको थॉट आते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको एंजाइटी हो रहा है। दूसरा हमने बताया पेन रिलेटेड टू सर्जरी। इस तरीके से हम बनाते हैं, जस्ट यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिए हमने, दूसरा तीसरा। थर्ड वन है पेन, उसको दर्द हो रहा है, पेन रिलेटेड टू सर्जरी। और फिर कोई वुंड हो सकता है ना, कोई उसको वुंड हो सकता है, कोई इंजुरी हो सकती है। तो एज पर कंडीशन जो भी है वो हम लिखेंगे ना। कोई उसको सर्जिकल ओपनिंग हुई है, वहाँ पर सर्जरी हुई है, तो सर्जरी की साइड में उसको पेन हो रहा है, तो हमने लिख दिया पेन रिलेटेड टू सर्जरी। या कोई उसको वुंड हुआ है ना, वुंड मतलब उसको कोई घाव हो गया है, कट गया है, कुछ इंजुरी हो गई है, तो हमने वो लिख दिया, कुछ इंजुरी हुई है तो वो लिख दिया। या जो भी उसको चेंजेस हुआ है वो हम उसमें लिख सकते हैं, पेन रिलेटेड टू सर्जरी या वुंड या फिर इंजुरी एज पर कंडीशन। तो पेन क्या है, पेन कोई डायग्नोसिस मतलब मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है, पर नर्सिंग डायग्नोसिस हम उसको ऐसे सिम्टम के बेस पर हम इसे ले सकते हैं। तो इसका पूरा लिस्ट है जिसमें आप देख लेना, बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, पेज नंबर 119 और 120 पर है। तो एज पर कंडीशन हमको ये बनाना होता है पेशेंट की डिसीज़ के। दूसरा है आपका हाई रिस्क डायग्नोसिस। हाई रिस्क डायग्नोसिस डिस्क्राइब पोटेंशियल प्रॉब्लम ना, जैसे नाम से क्लियर है हाई रिस्क। तो हाई रिस्क में हम क्या करते हैं, जो इन फ्यूचर उसको जो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि कोई ओबियस पेशेंट है, बहुत ज़्यादा मोटा पेशेंट है और उसका हिप का सर्जरी हुआ है। अब हिप का सर्जरी हुआ है तो वो वॉक नहीं कर सकता है, घूम फिर नहीं सकता है, एम्बुलेशन नहीं कर सकता है, सिर्फ बेड रिडन रहेगा। तो क्या होगा, उसको प्रेशर अल्सर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये क्या हो गया हमारा हाई रिस्क मतलब एक पोटेंशियल प्रॉब्लम, उससे क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये पेशेंट इमोबिलाइज होने की वजह से, बेड पर रहने की वजह से उसे ये तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। एंड दूसरा एग्जांपल यदि हम यहाँ पर लें तो हाई रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन इम्यूनो सप्रेस्ड मेडिकेशन। ठीक है, अब कोई पेशेंट ऐसा है जो कि हॉस्पिटलाइज है, हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको ऐसी मेडिसिन चल रही है जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, वीक करती है। तो इम्यून सिस्टम यदि वीक होगा तो उससे उसको क्या हो सकता है, हॉस्पिटल से इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में ऑलरेडी इन्फेक्टेड पेशेंट रहते हैं सब, तो उसको और इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये क्या हो गया, उसका एक पोटेंशियल प्रॉब्लम या फिर हाई रिस्क डायग्नोसिस। थर्ड वन है आपका वेलनेस डायग्नोसिस। वेलनेस डायग्नोसिस में क्या है, इज ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल फैमिली कम्युनिटी ट्रांजिशन फ्रॉम स्पेसिफिक लेवल ऑफ वेलनेस टू ए हायर लेवल ऑफ वेलनेस। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक लेवल की उसकी वेलनेस है, उसको थोड़ा सा और प्रमोट करना और एक हायर लेवल तक उसको लेके जाना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस बनाते हैं, किसी इंडिविजुअल का हो सकता है, फैमिली का है, कम्युनिटी का आपका हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न ट्विंस ना, 2 बच्चों का जन्म हुआ है और 2 बेबी का जन्म हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको उतना फुलफिल नहीं मिला होगा, है ना, उतना न्यूट्रिएंट होगा, जो भी सारी चीज़ें हैं। ट्विंस का बेबी का जन्म हुआ है तो बॉडी वेट भी कम रहेगा, उसका बॉडी मास इंडेक्स भी कम रहेगा, हर चीज़ में उसको मेल न्यूट्रिशन होंगे। तो हमको उसको बेल करना है ना, लेस बेल से क्या करना है, उसको उसकी कंडीशन उसको सेटल करना है, हायर कंडीशन में ले जाना है। तो उसके लिए जो हम डायग्नोसिस बनाएंगे वो होता है वेलनेस
डायग्नोसिस, मतलब उसके लिए हमको क्या क्या करना है। जैसे कि हमने देखा कि लो बर्थ बेबी हो गया ना, रिलेटेड टू ट्विंस या जो भी प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से, तो उसको हम फुलफिल करेंगे नीड को। तो ये आता है आपका बैलेंस डायग्नोसिस में। पोटेंशियल फॉर ग्रोथ ना, उसकी ग्रोथ को रिलेटेड हम इसमें बनाएंगे। और अनएक्सपेक्टेड बर्थ ऑफ ट्विंस ना, अनएक्सपेक्टेड बर्थ हो गया, नॉर्मल 1 बेबी का होना चाहिए, 1 की जगह 2 का हुआ, तो उसका हेल्थ सप्रेस हुआ, तो उसको आपको वापस को हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बनाएंगे। देन नेक्स्ट है सिंड्रोम डायग्नोसिस। सिंड्रोम में क्या होता है आपका, क्लस्टर ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल डायग्नोसिस। सिंड्रोम डायग्नोसिस में क्या होता है हमारा, सिंड्रोम में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा आपका डिसीज या आपका नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है। तो क्लस्टर ऑफ एक्चुअल और हाई रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, क्लस्टर मतलब एक से ज़्यादा होना, क्लस्टर ऑफ एक्चुअल एंड हाई रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस ना। क्लस्टर एक से ज़्यादा उसको नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकते हैं। जैसे कोई विक्टिम है, कोई पर्सन है, उसका सर्टेन सिचुएशन है, लाइक उसका रेप हुआ है, ट्रॉमा हुआ है, और कोई उसको सिंड्रोम है। तो रेप तो फर्स्ट हुआ, उसके बाद उसको रिप्रोडक्टिव ट्रॉमा भी हुआ उसकी वजह से ना, एक्सेसिव उसका मल्टीपल रेप होने की वजह से, या तो हम उसमें, या कोई उसको सिंड्रोम है तो वो भी हो गया। तो एक या एक से ज़्यादा इसमें आपका डायग्नोसिस हो सकता है। कोई सर्टेन इवेंट में, सिचुएशन में हम इसको बनाएंगे। ये डायग्नोसिस आपका दिया था कार्ल पेनिटो ने 1993 में। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा आपका नर्सिंग डायग्नोसिस हो सकता है। जैसे कोई पर्सन है, रेप केस की वजह से उसको ट्रॉमा भी हो गया है ना, जैसे अभी एक केस हुआ था कोलकाता में ना, तो उसको ट्रॉमा भी हुआ था, सेक्सुअल ट्रॉमा उसको, और साथ ही साथ उसका रेप भी था। तो दोनों तरीके का उसमें आपका डायग्नोसिस आ जाता है, एक्चुअल और हाई रिस्क में भी। अभी तो है, और इन फ्यूचर में उससे क्या ट्रॉमा, क्या कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है, तो वो क्या हो गया, हाई रिस्क हो गया। अभी तो एट प्रेजेंट टाइम उसको ये कॉम्प्लिकेशन है, पर इन फ्यूचर उससे क्या हो सकते हैं। जैसे कोई रेप का विक्टिम है तो अभी तो हुआ, पर इन फ्यूचर उसको मतलब कि स्ट्रक्चरल अल्ट्रेशन आने की वजह से उसके बर्थ में या जो भी चीज़ें उसमें उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसके लिए एक या एक से ज़्यादा मल्टीपल होते हैं, उसको बोलते हैं सिंड्रोम डायग्नोसिस। राइट, इज इट क्लियर? आई होप अंडरस्टैंड। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतनी ही। तो जिसमें आज हमने नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में देखा, इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, और मेडिकल और नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में, और टाइप ऑफ डायग्नोसिस। ओके, आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतनी ही। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।